हम डिस्कस करेंगे 10 MCQs क्वेश्चन जो यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र नामित दिवस स्टेम क्षेत्रों में वैश्विक लैंगिक अंतर को सीधे लक्षित करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, विश्व विज्ञान दिवस, महिला इन स्टेम दिवस, लैंगिक समानता दिवस या विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फ्रेंड्स, हर साल 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस अर्थात विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसे UNGA ने स्टैब्लिश किया था साल 2015 में। फ्रेंड्स, आपको जो मैं क्वेश्चंस के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ उसे भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यह आ सकते हैं किसी भी और एग्जाम्स में किसी और फॉर्म में। अच्छा, इस दिन को यूनेस्को और यूएन वुमेन मिलकर साथ मनाते हैं। अब फ्रेंड्स, आप सोचेंगे यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और यूएन वुमेन है यूनाइटेड नेशन इक्विटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इस दिन का कोर ऑब्जेक्टिव है महिलाओं में और महिलाओं की स्टेम फील्ड में भागीदारी को बढ़ाना। अब फ्रेंड्स, ये स्टेम क्या है? तो स्टेम का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स साइंस, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग और एम फॉर मैथमेटिक्स। क्योंकि ग्लोबली वुमेन टोटल रिसर्च का 1/3 पार्ट डिफाइन करती हैं। वर्ल्ड वाइड डाटा दिखाता है कि वुमेन लगभग 35% स्टेम ग्रेजुएट हैं। इंडिया में 2024 तक साइंटिफिक वर्कफोर्स में 18% के करीब वुमेन्स शामिल थी, जबकि यह जो नंबर्स है ये लगभग 50% के करीब होना चाहिए, क्योंकि 43% वुमेन्स तो ऑलरेडी साइंस से पास आउट होती हैं, फिर भी वो वुमेन्स इन स्टेम फील्ड में ज्वाइन नहीं करती हैं। यह डायरेक्टली SDG 5 अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जिसे में जेंडर इक्वलिटी आता है, और SDG 9 जिसमें इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उससे अलाइंड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस हकीम अजमल खां की जयंती का स्मरण करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, विश्व आयुष दिवस, विश्व यूनानी दिवस, विश्व पारंपरिक चिकित्सा दिवस या स्वदेशी स्वास्थ्य दिवस। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, विश्व यूनानी दिवस। फ्रेंड्स, हर साल 11 फरवरी को मतलब आज ही के दिन यूनानी डे मनाया जाता है, और ये हमारे देश में मनाया जाता है, जो हकीम अजमल खां के जन्मदिन को मार्क करता है। हकीम अजमल खां को 11 फरवरी 1868 में जन्म हुआ था, और उन्हें इंडिया में यूनानी मेडिसिन का फादर कहा जाता है। इस ऑब्जर्वेंस की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा की गई थी। अब आप पूछेंगे फ्रेंड्स कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में ये आयुष क्या है? तो इसका भी एक फुल फॉर्म है, जिसमें ये होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। इसका पहला ऑफिशियल नेशनल प्रोग्राम सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन CCRUM ने हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया था। हकीम अजमल खां सिर्फ एक यूनानी फिजिशियन भी नहीं थे, बल्कि वो को फाउंडर थे एक बड़ी यूनिवर्सिटी के, जिसे हम आज जामा मिलिया इस्लामिया के नाम से जानते हैं। यूनानी मेडिसिन की खासकर कहा जाए फ्रेंड्स, तो ओरिजिन एंशियंट ग्रीस की बताई जाती है, जिसे बाद में अरब और पर्शियन स्कॉलर्स ने डेवलप किया था। यह सिस्टम 11 से 13 सेंचुरी के दौरान अरब इन्फ्लुएंस के जरिए भारत में आया था। CCRUM अर्थात CCRUM में लिख देता हूँ फ्रेंड्स, यह जो है फ्रेंड्स, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, यह मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत काम करता है। अच्छा फ्रेंड, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में आपको बताएं तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 2014 में
एस्टेब्लिश किया गया था। जामा मिलिया इस्लामिया की फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बात की है, तो जामा मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है फ्रेंड्स, वह 1920 में फाउंड की गई थी, जिसके को फाउंडर थे उनमें हकीम अजमल खां। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे अधिक योगदान किस राज्य का है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, गुजरात। गुजरात ने रेन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है, जब उन्होंने लगभग 42 गीगावाट की रेन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी अचीव कर ली है। यह इंडिया की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का लगभग 16.5% है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर बनता है कि गुजरात हाईएस्ट शेयर है भारत की रेन्यूएबल एनर्जी का। इसमें भी जो 42 गीगावाट है, इसमें लगभग जो 14 गीगावाट है यह विंड से आता है, और लगभग 25 गीगावाट जो है वह सोलर से आता है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में खाडवा रेन्यूएबल एनर्जी पार्क डेवलप किया जा रहा है, जिसकी प्लांट कैपेसिटी होगी 35.35 गीगावाट। मैं आपको लिख देता हूँ फ्रेंड, खाडवा कहाँ पे, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ये फ्रेंड्स जब डेवलप हो जाएगा तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा, ये आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स। अभी इसमें कुल मिला के 11 गीगावाट के करीब करीब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टोटली अभी हो रही है, इतनी इंस्टॉल कैपेसिटी इसकी हो चुकी है। इसके अलावा गुजरात ने रूफटॉप सोलर पैनल, जो केंद्र सरकार चला रही है और जिसे बहुत सारी राज्य सरकार भी सपोर्ट कर रही है, तो रूफटॉप सोलर पैनल में 11 लाख से अधिक सोलर पैनल्स लगाए हैं, और स्टेट ने 2030 तक 105 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। अच्छा, गुजरात ने पहली बार सोलर पॉलिसी अपनी लॉन्च की थी 2009 में। इसके अलावा भारत का 2030 तक का जो टारगेट है, गुजरात ने तो अपना टारगेट बता दिया कितना, 105 गीगावाट। भारत का खुद का जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो कितना है, तो वो है 500 गीगावाट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। थाईलैंड मास्टर 2026 में अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब हाल ही में किसने जीता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, देविका सेहवाग, PV सिंधु, वॉन जिन वई या अक्षराशी कश्यप। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, देविका सेहवाग। ये है श्री देविका सेहवाग। फ्रेंड्स, हरियाणा की 20 साल की शटलर देविका सेहवाग ने अपने करियर की बिगेस्ट अचीवमेंट हाल ही में हासिल की है, जब उन्होंने थाईलैंड मास्टर 2026 में जो कि 26 में ऑर्गेनाइज हुआ है, इसे हम कहते हैं थाईलैंड मास्टर BWF 300 में, जो कि बैंकॉक में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था फ्रेंड्स बैंकॉक में। इसमें जीत हासिल की है उन्होंने। 2.5 लाख USD अर्थात US डॉलर प्राइज भी जीता है। इस जीत के साथ देविका BWF अर्थात वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की रैंकिंग में 63वें रैंक पर पहुंच गई हैं। यह उनका पहला BWF सुपर 300 टाइटल है। देविका जो है वह पाडुकोन डेविड सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस बेंगलुरु में ट्रेनिंग लेती हैं। इससे पहले उन्होंने मलेशिया इंटरनेशनल 2025 जीता था। अच्छा, BWF की बात मैंने की, जिसे हम क्या कहें फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। इसका जो है फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। तो कुआलालंपुर कहाँ पर है फ्रेंड्स? कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। AI ओनली सोशल प्लेटफॉर्म मोल्टबुक किसने बनाया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, सैम एल्टमैन, डेमिस हासेबी, मैक स्टिक्ट या एलोन मस्क। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको UPSC कंफ्यूज कर रहा है। ऐसे क्वेश्चंस UPSC अक्सर देता है, जिससे कि आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सके।
और गलत जवाब दे दें। यहाँ पे यूपीएससी ने आपको ऑप्शंस दिए हैं सैम एल्टमैन। हम सभी जानते हैं, हमने इनका नाम सुना होगा और एलन मस्क का भी नाम बहुत सुना है, तो हम सबको लगेगा कि यही सही जवाब होने चाहिए। पर फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ये नहीं, मैट स्मिथ है। सैम एल्टमैन ने जो है फ्रेंड्स, वह चैट जीपीटी बनाया है, आप सभी को पता होगा। ओपन एआई के को फाउंडर है और एलन मस्क जो है वो ग्रॉक एआई के को फाउंडर है। तो हम मैट स्मिथ की बात करते हैं फ्रेंड्स। उन्होंने मोल्टबुक एआई बनाया है। यह एक एक्सपेरिमेंटल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ऑक्टेन एआई के सीईओ, जो मेल्टमैन है फ्रेंड्स, ये ऑक्टेन एआई के सीईओ हैं, इन्होंने क्रिएट किया है। यह दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं और इसमें ह्यूमंस सिर्फ ऑब्जर्वर रहेंगे। आपने फ्रेंड्स एक प्लेटफॉर्म देखा होगा रेडिट, जिसमें बहुत सारे, या कोरा टाइप का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें बहुत सारे लोग अपना क्वेश्चन करते हैं, आंसर बनाते हैं, आंसर उसका, कुछ लोग उसका आंसर देते हैं, कुछ लोग कम्युनिटीज बना लेते हैं जिसमें बहुत सारी की नॉलेज शेयरिंग की जाती है। जिस प्रकार से ह्यूमन से नॉलेज शेयरिंग करते हैं, या अपना ग्रुप्स या एक मेन उसमें प्लेटफॉर्म पे अपना विचार विमर्श करते हैं, इसी प्रकार से मैट स्मिथ ने एक ये नोटबुक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें एआई अपना विचार विमर्श करेंगे और अपने थॉट्स शेयर करेंगे। इसमें ह्यूमंस का इंटरफेरेंस नहीं होगा, ह्यूमन सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर एआई एजेंट्स को मोल्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? MOLTSY, मोल्स, मोल्स कहा जाएगा। लॉन्च के कुछ ही दिनों में इसमें 1.52 लाख से ज्यादा एआई एजेंट मोल्डबुक में आ चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे फ्यूचर डिजाइन हो रहा है क्योंकि मशीन आपस में बात कर रही है एआई के थ्रू। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की नेत्रहीन महिला T20 क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, दीपिका टीसी, फूला सोरेन, गंगा कदम या करुणा कुमारी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, दीपिका टीसी है। यह है श्री दीपिका टीसी। मैं इनके बारे में डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ फ्रेंड्स? क्योंकि इन्होंने वुमेन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप नवंबर 2025 में जीता है, तो इनका डिस्कशन तो बनता ही है। इंडिया की ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की एक जो जीत हासिल की, उसकी यह कैप्टन थी और इन्होंने फाइनल्स में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इंडिया पहली बार ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2012 में होस्ट किया था और जो इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है वह 2025 में कोलंबो में जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 का प्रथम पुरस्कार किस बंदरगाह को मिला है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कांडला बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह या फिर चेन्नई बंदरगाह। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, पारादीप बंदरगाह। फरवरी 2026 को नई दिल्ली में एक फॉर्मल अवार्ड सेरेमनी के दौरान पारादीप पोर्ट अथॉरिटी अर्थात PPA ने स्वच्छता पखवाड़ा 2025 का फर्स्ट प्राइज जीता है। यह अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया और इसे यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रेजेंट किया था। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन है PL हरंद और उन्होंने यह सम्मान ग्रहण किया। इस अचीवमेंट के पीछे 3 कोर पिलर्स हैं। पहला है जन भागीदारी, दूसरा है एक पेड़ मां के नाम प्लांटेशन ड्राइव और तीसरा है सफाई मित्र सुरक्षा, जो पारादीप द्वारा चलाई जाती है। इसी कैंपेन के तहत पारादीप सी बीच पर 40,000 छोटे पौधे लगाए गए थे। पारादीप पोर्ट जो है फ्रेंड्स, वह उड़ीसा में आता है। यह पहला इंडिया का, कहना चाहिए, पहला डीप वाटर मैकेनाइज्ड मेजर पोर्ट था। यह उड़ीसा के जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यह जो ऑपरेट होता है, यह मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 के तहत ऑपरेट होता है। अच्छा, हमने स्वच्छता पखवाड़ा की बात की, तो यह स्वच्छता भारत मिशन के साथ अलाइंड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर परिवर्तन लगभग 7 वर्षों में पहली सिगरेट मूल्य वृद्धि का कारण बना? आपके ऑप्शन है फ्रेंड,
प्रति स्टिक उत्पादक शुल्क, जीएसटी वृद्धि, कस्टम ड्यूटी या फिर वैट वृद्धि? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स प्रति स्टिक उत्पादक शुल्क। फरवरी 2026 से भारत में सिगरेट की प्राइसेस में मेजर हाइक लगी हुई है, क्योंकि पिछले साल में पहली बार टैक्स इंक्रीज हुआ है। इस नए टैक्स रिजीम को पार्लियामेंट ने दिसंबर 2025 में अप्रूव किया था। जीएसटी कंपनसेशन टैक्स जो है उसको रिप्लेस करके अब जो है नया टैक्स लगा दिया गया है। अब सिगरेट पे जो जीएसटी लगेगा फ्रेंड्स, वह एक्साइज ड्यूटी, सेस और 40% जीएसटी लगेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जनवरी 2026 में एआई जीनोमिक टूल अल्फा जीनोम को किसने विकसित किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ओपन एआई, मेटा एआई, आईबीएम रिसर्च या गूगल डीप माइंड? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स गूगल डीप माइंड। जनवरी 28, 2026 को अल्फा जीनोम ने एक एडवांस एआई बेस्ड जीनोम एनालिसिस सिस्टम अनाउंस किया। इसका रिसर्च पेपर नेचर नाम के जर्नल पेपर में पब्लिश किया गया था। यह सिस्टम गूगल डीप माइंड के रिसर्चर्स द्वारा डेवलप किया गया है। कौन सा? एआई जीनोम। फ्रेंड्स यहाँ पे बस एक दो आपको नाम याद रखना है। इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारा फ्रेंड्स, वो ये है कि डीएनए लेंथ जो होती है मैक्सिमम अल्फा जीनोम एनालिसिस के टाइम वो कितनी हो सकती है? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 1 MB। अल्फा जीनोम का प्राइमरी फोकस डीएनए म्यूटेशन और जीन रेगुलेशन और उनके डिसलिंक को डीपली समझने में होता है, और इसकी जो मैक्सिमम डीएनए लेंथ है फ्रेंड्स वह 1 मेगाबेस तक हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स अब कल का प्रश्न देख लेते हैं। कल का हमारा आपसे प्रश्न था 2026 में किस हवाई अड्डे का नाम संत गुरु रविदास जी के नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, आदमपुर, हलवारा, अमृतसर या पठानकोट? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स आदमपुर। फरवरी 2026 को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम ऑफिशियली चेंज करके श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट कर रखा। यह अनाउंसमेंट संत गुरु रविदास जी के 649वें बर्थडे पर की गई, एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर की गई है। यह एयरपोर्ट जालंधर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में स्थित है। गुरु रविदास जी की 15वीं सेंचुरी के भक्ति सेंट थे और एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, जिन्होंने इक्वालिटी, डिग्निटी कम और कास्टलेस सोसाइटी का संदेश दिया था। अच्छा फ्रेंड्स, जो ये आदमपुर बेस है ये इंडियन एयरफोर्स का सबसे ओल्डेस्ट बेस में से एक माना जाता है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन कब होगा? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, 20 फरवरी, 22 फरवरी, 24 फरवरी या 26 फरवरी? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप एक बात से याद रखिए, आपका सपना आपके डर से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका डर बड़ा हो गया तो सपना टूट जाएगा, और सपना बड़ा हो गया और वो जीत गया तो डर टूट जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा सेशन इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।